नमस्कार बच्चों, आज मैं आपका परिचय सिंधु घाटी सभ्यता से कराना चाहती हूँ। बच्चों, आपने अपने पिछले पाठ आदि मानव में ये जाना था कि आदि मानव पेड़ों के नीचे या गुफाओं में रहा करते थे और घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन पूर्णतः जंगलों पर निर्भर था। वे कंदमूल, फल, मांस और मछली खाकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन समय के साथ साथ उनके रहन सहन और भोजन में परिवर्तन होने लगा। वे कृषि एवं पशुपालन भी करने लगे। कृषि, पशुपालन एवं धातुओं के प्रयोग ने मानव जीवन को काफी हद तक बदल दिया था। इन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव उनका एक जगह स्थायी रूप से बसना था। ज्यादातर ये लोग ऐसी जगह बसते थे जहाँ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे, और ऐसी जगह आमतौर पर नदियों के किनारे मिलते हैं। चलिए इस संदर्भ में वर्तमान का उदाहरण लेते हैं। आज भी हम देखते हैं कि नदी घाटियों में बसाहट अधिक होती है। तो आज इस पाठ में हम ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के मैदान में विकसित हुई और फली फूली। चूंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे आसपास विकसित हुई, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बच्चों, लेकिन कालांतर में समय व्यतीत होने के साथ साथ भूकंप, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया और इसके बड़े शहर एवं कस्बे मिट्टी के नीचे मलबे में दब गए। लेकिन बच्चों, यह सोचनीय विषय है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहर, नगर, कस्बे मिट्टी के नीचे मलबे में दब गए, तो आज वर्तमान में हमें इस सभ्यता की जानकारी कहां से और कैसे प्राप्त होती है। तो चलिए इस समस्या का समाधान करते हुए मैं बताती हूँ कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहां से और कैसे प्राप्त हुई। बच्चों, लगभग 100 साल पहले सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर कुछ मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। रेलवे लाइन के बीच में आ रहे एक टीले को हटाने के लिए जब उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि उसके नीचे एक विशाल दीवार थी। लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने उसके नीचे और ज्यादा खुदाई की। खुदाई से पता चला कि एक पूरा का पूरा शहर इस मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। विद्वानों ने जब आसपास के इलाकों में खुदाई की तो इस तरह की और कई जगहें मिली। इनमें से ज्यादातर जगहें सिंधु नदी के आसपास स्थित थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन आजकल इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। बच्चों, सबसे पहले सन 1921 में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की गई थी और यह खुदाई श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। बच्चों, वहाँ से खुदाई के उपरांत ईंट, मिट्टी के बर्तन आदि मिले थे। बाद के स्थानों की खुदाई में भी वैसी ही वस्तुएं और मकान मिले, जिनसे हमें वहाँ के जनजीवन, रहन सहन, खान पान, पहनावा, तीज त्योहार और उस काल की संस्कृति आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। इस कारण इसे हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया। हड़प्पा के पश्चात सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई और यह खुदाई श्री राखलदास बनर्जी जी के नेतृत्व में हुई। चलो जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है। बच्चों, ये दोनों शहर वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त अभी तक भारत में लगभग 250 से अधिक ऐसे जगहों की खोज की जा चुकी है, जिनमें प्रमुख है गुजरात में धोलावीरा एवं लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़ तथा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का फैलाव अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित रही।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की नगर योजना और भवन निर्माण कला। बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि ये नगर भी आज के शहरों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। नगर 2 हिस्सों में बसे थे। एक हिस्सा ऊपरी भाग में था, जिसके चारों ओर एक परकोटा यानी ऊंची ऊंची दीवारें थी। दूसरा हिस्सा थोड़ा नीचे की ओर था। निचले भाग के नगर में बसाहट अधिक थी, अर्थात अधिक लोग निवास करते थे। सड़कें चौड़ी और सीधी थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां बनी हुई थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे तथा ये मकान 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों तरह के थे। मकानों में आंगन, शौचालय और स्नानघर भी बने हुए थे। प्रत्येक मकान में पानी के निकास के लिए नालियां बनी हुई थीं, जो सड़क के किनारे प्रमुख नालियों में जाकर मिलती थीं। नालियां पक्की और ढकी हुई होती थीं। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाए गए नगर थे। बच्चों, चलो अब मैं तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख भवनों से अवगत कराऊं, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को पहचाना जाता है। यहाँ पर स्क्रीन में तुम्हें कुंड या तालाब जैसा दिखाई दे रहा होगा। यह मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानागार है। यह नगर के ऊपरी हिस्से में बना हुआ है। इस स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। बीच आंगन में चौकोर कुंड है। यह कुंड लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 से 5 मीटर गहरा है। इस स्नानागार के किनारे एक कुआं भी बना हुआ था। संभवतः इससे पानी भरा जाता रहा होगा। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां भी बनी हुई हैं। इसके फर्श की जुड़ाई भी इस तरह से की गई थी कि किसी भी प्रकार की नमी या पानी का रिसाव न हो। इस स्नानागार का प्रयोग शायद किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य या किसी विशेष कार्यक्रम के लिए किया जाता रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख भवन में अन्नागार भी शामिल है। अन्नागार का अर्थ होता है अनाज रखने का स्थान। हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल भवन का पता चला, जो कुछ कुछ गोदाम की तरह दिखाई देता था, और ऐसा अनुमान लगाया गया कि संभवतः इन अन्नागारों में आसपास के गांवों से कर के रूप में प्राप्त अनाज रखे जाते रहे होंगे, जिसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता रहा होगा। बच्चों, अब सवाल पैदा होता है कि सिंधु घाटी वासियों की शासन व्यवस्था कैसी थी? क्या वहाँ शासन करने के लिए राजा हुआ करते थे? चलिए जानें। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के इन शहरों में कुछ बड़े भवन भी हुआ करते थे, जो ऊंचे परकोटों से घिरे हुए थे। लगभग सभी शहरों में एक ऊंची बस्ती होती थी, जिसमें प्रमुख भवन हुआ करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ एक वर्ग शासकों का था जो शासन चलाते थे। यहाँ संभवतः केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी, जिसके अधीन अन्य छोटे छोटे प्रांत होते होंगे। वहाँ राजा था या नहीं, यह सही नहीं कहा जा सकता, किंतु कुछ मूर्तियों को देखकर लगता है कि ये मूर्तियाँ उनके राजाओं के रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिंधु घाटी वासी क्या क्या काम धंधे करते थे, उनका व्यवसाय क्या था। बच्चों, सिंधु घाटी वासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, परंतु वे पशुपालन भी करते थे। संभवतः इसी कारण वे नदियों के किनारे बसते थे। सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, तिल और कपास थे। सिंधु घाटी शहरों में कुछ कुशल कारीगर भी रहते थे। उन्हें धातुओं का ज्ञान भी था। वे तांबा, पीतल, रांगा, सीसा, कांसा आदि धातुओं से परिचित थे। खुदाई में वहां से बड़ी मात्रा में
कांसे और तांबे के बर्तन, औजार और मूर्तियां प्राप्त हुई। इस युग में कांस्य का प्रयोग अधिक होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी वासी दैनिक जीवन में पत्थरों से बने औजार का प्रयोग करते थे। औजारों के अलावा सिंधु घाटी के लोग रंग बिरंगे कीमती पत्थरों के बारीक मनके से माला बनाते थे। समुद्री सीपों, शंखों से चूड़ियां भी बनाते थे। उनके कुम्हार तो कमाल के कारीगर थे। वे बहुत ही सुंदर बर्तन बनाते थे जिन पर चित्र भी बनाए जाते थे। बच्चों, यहाँ खुदाई से विभिन्न उद्योगों से संबंधित वस्तुएं, कुम्हार के भट्ठे, कांसा बनाने वाले कारीगर का भट्ठा, कपड़े रंगने के भट्ठे और मनके बनाने के कारखानों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बच्चों, अब बारी है व्यापार की। सिंधु घाटी वासियों का व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। यहाँ आंतरिक और विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे। सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे, जबकि वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया के शहर प्रमुख केंद्र थे। आंतरिक व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से और विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जल मार्ग से होता था। लोथल नामक जगह की खुदाई से नाव का एक नमूना एवं गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथल से जलमार्ग द्वारा व्यापार होता था। अब आप जानना चाहोगे कि गोदी किसे कहते हैं। बच्चों, गोदी उस स्थान को कहते हैं जहां समुद्र या नदी के किनारे सामान उतारने या चढ़ाने के लिए जहाज को खड़ा किया जाता है। यह आधुनिक बंदरगाह का छोटा रूप होता है, इसलिए लोथल को हम बंदरगाह नगर भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का खान पान और रहन सहन कैसा था। वहाँ के लोग क्या क्या खाते होंगे और क्या पहनते होंगे। क्या वे भी आदि मानव की तरह खाल पहनते थे? चलिए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, तिल, दूध, मांस और मछली खाते थे। वे सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त श्रृंगार पेटी तथा अन्य आभूषणों के अवशेष से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रृंगार किया करते थे। स्त्रियां माला, चूड़ियां, बाजूबंद, कर्णफूल, पायल आदि आभूषणों का प्रयोग करती थीं, जो प्रायः सोना, हाथी दांत, तांबे और बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। बच्चों, सिंधुवासी मनोरंजन के लिए नृत्य और पासे का खेल खेला करते थे। बच्चे मिट्टी के खिलौनों का उपयोग करते थे। विभिन्न शहरों के खंडहरों से बहुत से खिलौने प्राप्त हुए हैं। चूंकि खुदाई से मातृदेवी की बहुत सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। हड़प्पा में 3 मुंह वाली आकृति की एक मोहर भी प्राप्त हुई है, जिनके सिर पर सिंह का मुकुट है और चारों तरफ शेर, हाथी, गैंडा और हिरण के चित्र बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि वह पशुपति या शिव का कोई पूर्व रूप रहा होगा। खुदाई से प्राप्त अधिकांश मोहरों एवं बर्तनों में पीपल के पेड़ तथा कई तरह के पशुओं के चित्र बने हैं। एक मुहर में कुबड़दार बैल का चित्र मिला है। इन बातों से लगता है कि वे वृक्ष पूजा और पशु पूजा भी करते थे। पीपल उनका प्रमुख पूजनीय वृक्ष था। सिंधुवासी मृतकों का अंतिम संस्कार भी करते थे। संभवतः वे शवों को जमीन में गाड़ देते थे। बच्चों, क्या आप जानना चाहोगे कि सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे या नहीं? खुदाई से जो मोहरे, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनमें लिपि के कुछ नमूने मिलते हैं। यह चित्रलिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब तक इस लिपि को कोई नहीं पढ़ सका। अगर पढ़ सके होते तो हमें इस सभ्यता की और अधिक से अधिक जानकारी मिल पाती।
तो बच्चों, आज के अपने इस वीडियो लेसन में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जनजीवन, रहन सहन, खान पान क्या था, उनके प्रमुख उद्योग धंधे और व्यवसाय क्या थे, उनकी नगर योजना कैसी थी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हमारे इतिहास के अंतर्गत मैं लेकर आऊंगी हमारी वैदिक सभ्यता। तब तक के लिए अलविदा।